साम्राज्य एक काल्पनिक कहानी। अध्याय 1 रहस्यमय आगमन। समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में, जहां लहरें रेत को चूमती थीं, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन 20 साल का था और उसके पास कुछ ऐसी विशेषता थी जो उसे बाकी सभी लड़कों से अलग बनाती थी। वह सपने देखता था, लेकिन साधारण सपने नहीं, बल्कि ऐसे सपने जो सच होते थे। आर्यन के माता पिता का देहांत हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसका पालन पोषण उसकी दादी माता ने किया था, जो एक बूढ़ी महिला थी और रहस्यमय कहानियां सुनाया करती थीं। हर रात आर्यन अपनी दादी माता के पास बैठता था और उन कहानियों को सुनता था जो किसी खोए हुए साम्राज्य के बारे में बताती थीं। दादी माता कहती थीं, बहुत समय पहले समुद्र के दूसरी ओर एक महान साम्राज्य था जिसे प्राचीन भाषा में अमरावती कहा जाता था। ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया उससे डरती थी। लेकिन एक दिन एक भयानक शक्ति ने इसे नष्ट कर दिया और यह साम्राज्य समुद्र में डूब गया। दादी माता, क्या ये सच है? आर्यन पूछता था। सच क्या होता है बेटा? कुछ सत्य इतिहास में लिखे होते हैं और कुछ लोगों के दिलों में छिपे होते हैं। दादी माता मुस्कुराती थीं। एक रात जब आर्यन सो रहा था, उसे एक अलग ही सपना आया। उसने एक विशाल महल देखा जिसकी दीवारें सोने से बनी थीं। महल के बीच में एक बहुत बड़ा खजाना कक्ष था और उसमें एक आभूषण रखा था जो बहुत चमकदार था। लेकिन जब आर्यन उस आभूषण के पास पहुंचा तो अचानक एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। आर्यन चीखकर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी दादी माता के पास दौड़ता हुआ गया। दादी माता, मैंने एक भयानक सपना देखा है, आर्यन ने कांपती हुई आवाज में कहा। दादी माता ने अपनी पलकें खोलीं। वह पहले से ही जाग रही थीं। बताओ बेटा, तुमने क्या देखा? जब आर्यन ने अपने सपने के बारे में बताया तो दादी माता की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह बहुत गंभीर हो गईं। आर्यन, दादी माता ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे एक सच बताना है। तुम सिर्फ एक सामान्य लड़का नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज अमरावती साम्राज्य के राजा थे। तुम्हारा खून शाही है और तुम्हारे अंदर एक प्राचीन जादू है। आर्यन चकित रह गया। क्या आप मजाक कर रही हैं दादी माता? नहीं बेटा, मैं कभी जोक नहीं करती। सच यह है कि अमरावती का साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ था, वह छिपा दिया गया था और तुम ही इसे खोजने के लिए भेजे गए हो। दादी माता ने अपनी अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब बहुत प्राचीन थी और इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। वह किताब आर्यन को दे दी। ये किताब तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। इसमें अमरावती के बारे में सभी जानकारी है, उसका इतिहास, उसकी शक्तियाँ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कैसे खोजा जाए। अध्याय 2 यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह आर्यन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये वह यात्रा है जिसके लिए हमारे राजा का चुना हुआ उत्तराधिकारी तैयार किया गया है। समुद्र के पार, जहां सूरज डूबता है, वहां 3 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के बीच एक गुप्त रास्ता है जो अमरावती की ओर ले जाता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसे गार्ड करते हैं 3 महान प्राणी, ड्रैगन, फीनिक्स और बेहेमोथ। आर्यन को पढ़कर बहुत हैरानी हुई। क्या ड्रैगन और फीनिक्स जैसे प्राणी सचमुच मौजूद हैं? ये तो कल्पना की बातें लगती थीं। लेकिन दादी माता की बातें सच निकलीं जब वही रात को आर्यन के सपने में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी राजसी वस्त्र पहने हुए था। मैं तुम्हारा दादा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हें अमरावती की ओर यात्रा करनी होगी। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं जाओगे। रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। दादाजी, मुझे डर लग रहा है, आर्यन ने कहा। डर होना स्वाभाविक है बेटा, लेकिन याद रखना, असली शक्ति डर को जीतने में है। तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हें बस उसे जागृत करना है। अगली सुबह आर्यन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। दादी माता ने उसे कुछ सोना और कुछ आवश्यक सामान दिए। जाओ बेटा, दादी माता ने कहा, उनकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी राह दिखाएगा। आर्यन गांव से चला गया और दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। किताब में लिखे अनुसार उसे समुद्र के पार जाना था जहां 3 पहाड़ियां थीं। कई दिनों की यात्रा के बाद आर्यन एक बंदरगाह शहर में पहुंचा। शहर का नाम था वल्लीपुर। यह एक बहुत बड़ा और व्यस्त शहर था। हजारों लोग यहां आते जाते थे, विभिन्न भाषाएं बोलते थे और विभिन्न सामान बेचते थे। आर्यन को एक जहाज की आवश्यकता थी जो उसे समुद्र के पार ले जाए। वह बंदरगाह पर गया और एक जहाज के कप्तान से बात करने लगा। कप्तान का नाम था वीरभद्र। क्या तुम मुझे समुद्र के पार ले जा सकते हो? आर्यन ने पूछा। वीरभद्र ने आर्यन को ध्यान से देखा। ये यात्रा खतरनाक है लड़के। समुद्र में तूफान आते हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो समुद्र की गहराई में रहती हैं।
मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ, आर्यन ने कहा। वीरभद्र मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन ये यात्रा सस्ती नहीं होगी। आर्यन ने अपना सोना दिखाया। वीरभद्र संतुष्ट हो गया। उसने कहा कि वह आर्यन को अगले दिन ले जाएगा। अध्याय 3, समुद्र की यात्रा। अगली सुबह आर्यन जहाज पर चढ़ गया। जहाज बहुत बड़ा था और उसमें कई नाविक थे। जैसे ही जहाज समुद्र की ओर बढ़ा, आर्यन को एक अलग ही एहसास हुआ। समुद्र की लहरें, नमकीन हवा, सब कुछ नया था। पहली रात को जब आर्यन अपने केबिन में सो रहा था तो उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ जहाज के नीचे से आ रही थी। आर्यन डर गया। वह बाहर आया और देखा कि कई नाविक डेक पर घबराए हुए थे। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। किसी बड़े प्राणी ने जहाज को टकराया है, एक नाविक ने कहा। यह एक राक्षस मछली हो सकती है। अचानक समुद्र से एक विशाल प्राणी निकला। यह एक तूफान जैसा था, जहाज को हिलाता हुआ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूर्वजों को याद किया। तब कुछ अद्भुत हुआ। आर्यन के शरीर से एक चमकदार प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना तेज था कि उसने पूरे समुद्र को रोशन कर दिया। वह राक्षस मछली चीख मारी और समुद्र में वापस डूब गई। सभी नाविक चकित रह गए। वीरभद्र कप्तान आर्यन के पास गए। तुम कौन हो, लड़के? उन्होंने पूछा। मैं एक यात्री हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। मुझे एक महत्वपूर्ण जगह जाना है। ये प्रकाश, ये जादू था, वीरभद्र ने कहा। मैं समझ गया कि तुम कोई सामान्य लड़का नहीं हो। अगले सप्ताह की यात्रा शांतिपूर्ण रही। आर्यन और वीरभद्र अच्छे मित्र बन गए। वीरभद्र आर्यन को समुद्र के बारे में कई बातें सिखाते थे। फिर एक दिन आर्यन को भूमि दिखाई दी। 3 विशाल पहाड़ियाँ क्षितिज पर उठी हुई थीं। ये वही पहाड़ियाँ थीं जिनके बारे में किताब में लिखा था। हम पहुँच गए, आर्यन ने खुशी से कहा। वीरभद्र ने कहा, लड़के, यहाँ से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन एक सलाह दूं, जब तुम उन पहाड़ियों में जाओ तो सावधान रहना। बहुत पहले मैंने एक ऐसी कहानी सुनी थी जो इन पहाड़ियों के बारे में थी। उसमें कहा गया था कि ये पहाड़ियाँ जादुई हैं और उन्हें शक्तिशाली प्राणियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। आर्यन पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। अध्याय 4, 3 पहाड़ियाँ। जब आर्यन पहाड़ियों के पास पहुंचा तो उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके दोनों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। ये मूर्तियां ड्रैगन की थीं। आर्यन सावधानी से अंदर घुसा। गुफा बहुत अंधेरी थी, लेकिन जैसे ही आर्यन अंदर गया, उसके शरीर से फिर से वह चमकदार प्रकाश निकला। इस बार वह प्रकाश कमजोर था, लेकिन पर्याप्त था कि वह रास्ता देख सके। गुफा के अंदर एक लंबा सुरंग था। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक विशाल काया दिखाई दी। यह एक ड्रैगन था, लेकिन यह ड्रैगन जीवंत नहीं था, यह एक पत्थर की मूर्ति थी। मैं इस सुरंग का रक्षक हूँ, ड्रैगन की मूर्ति अचानक बोल उठी। आर्यन बहुत डर गया। मैं केवल गुजर रहा हूँ, आर्यन ने कांपती हुई आवाज में कहा। नहीं, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम खोया साम्राज्य खोजने आए हो, ड्रैगन ने कहा। मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा यहाँ रखा गया था। मेरा काम यह है कि मैं केवल उन्हीं को जाने दूं जो सच्चे दिल से आएं। मैं सच्चे दिल से आया हूँ, आर्यन ने कहा। ये साबित करो, ड्रैगन ने कहा। मुझसे एक सवाल का जवाब दो। एक साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आर्यन सोचने लगा। उसे अपनी दादी माता की कहानियां याद आईं। मुझे लगता है, आर्यन ने कहा, एक साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बात उसके लोग हैं। धन नहीं, शक्ति नहीं, बल्कि उसके लोग जो इसे बनाते हैं। ड्रैगन की मूर्ति चमकने लगी। फिर यह हिलने लगी और धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति जीवंत हो गई। तुम सच्चे हो, ड्रैगन ने कहा, और यह अपने पंख खोल गया। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सावधान रहना, दूसरी पहाड़ी पर फीनिक्स है और तीसरी पर बेहेमोथ है। आर्यन आगे बढ़ता गया। गुफा के अंत में उसे दूसरी पहाड़ी का रास्ता दिखाई दिया। अध्याय 5, फीनिक्स का परीक्षण। दूसरी पहाड़ी बहुत अलग थी। यह आग की पहाड़ी थी। सब कुछ लाल और पीले रंग का था और हवा गर्म थी। आर्यन सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। जब वह पहाड़ी के शिखर के पास पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। ये पक्षी आग में जल रहा था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये फीनिक्स था। अरे यात्री, फीनिक्स चीखा, तुम मेरी पहाड़ी पर क्यों आए हो? मैं अम्रवती साम्राज्य खोजने आया हूँ, आर्यन ने कहा। अम्रवती? फीनिक्स हंसा। वह साम्राज्य तो बहुत समय पहले नष्ट हो गया। तुम उसे नहीं पा सकते। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा कि वह छिपा है, नष्ट नहीं, आर्यन ने कहा। फीनिक्स गंभीर हो गया। यदि तुम सच में अम्रवती को खोजना चाहते हो तो मुझे एक चीज का सबूत दो, तुम्हें आग से डर नहीं है। फीनिक्स ने अपने पंखों से एक विशाल आग उत्पन्न की। आग की लपटें सीधे आर्यन की ओर आईं। आर्यन के पास 2 विकल्प थे, या तो भागना या सामना करना।
वह भागना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी की बातें याद कीं। उसके दिल में एक शांति थी। जब आग उसके पास पहुंची तो कुछ आश्चर्यजनक हुआ। आर्यन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया जो आग को दूर रखता था। फीनिक्स चकित रह गया। तुम शक्तिशाली हो, तुम सच में शाही रक्त हो। मैं पास हूं? आर्यन ने पूछा। हाँ, फीनिक्स ने कहा, लेकिन एक चेतावनी दूं, तीसरी पहाड़ी पर जो प्राणी है वह सबसे शक्तिशाली है। बेहेमोथ, वह पुरानी शक्तियों का संरक्षक है। उससे सावधान रहना। अध्याय 6, बेहेमोथ का सामना। तीसरी पहाड़ी सबसे ऊंची थी। जैसे ही आर्यन उसकी ओर बढ़ा, आकाश काला हो गया। बिजली चमकने लगी। पहाड़ी के शिखर पर आर्यन को एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। ये प्राणी बहुत बड़ा था, शायद एक विशाल हाथी जितना, लेकिन ज्यादा ताकतवर। ये बेहेमोथ था। कौन आया है मेरी पहाड़ी पर? बेहेमोथ ने गरजते हुए कहा। मैं आर्यन हूँ, आर्यन ने साहस के साथ कहा। अम्रवती साम्राज्य का वंशज। अम्रवती, बेहेमोथ ने कहा, वह साम्राज्य अब केवल भूतों में रहता है। मैं उसे जीवंत करना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। यह संभव नहीं है, बेहेमोथ ने कहा। और तुम भी बहुत कमजोर हो। बेहेमोथ ने अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन किया। वह अपने पैरों से पहाड़ी को हिलाने लगा। पत्थर आकाश में उड़ने लगे। आर्यन को लगा कि वह मर जाएगा, लेकिन आर्यन के अंदर कुछ जागृत हुआ। एक आंतरिक शक्ति जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसके शरीर से एक तरंग निकली जो बेहेमोथ की शक्ति को विरोध करती थी। दोनों की शक्तियां टकराईं। पहाड़ी कांपने लगी। आकाश में आग का फव्वारा निकल आया। ये युद्ध बहुत समय तक चला, लेकिन धीरे धीरे आर्यन की शक्ति अधिक शक्तिशाली होने लगी। बेहेमोथ अपनी घुटनों के बल बैठ गया। तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, बेहेमोथ ने कहा। ये तो हो सकता है कि तुम सच में अम्रवती के राजा हो। मैं सिर्फ अम्रवती को बचाना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। तो फिर ये लो, बेहेमोथ ने कहा। उसने अपने सींग से एक चमकदार रत्न निकाला और आर्यन को दे दिया। यह अम्रवती की कुंजी है। इसके साथ तुम गुप्त राज्य में प्रवेश कर सकते हो। अध्याय 7, गुप्त द्वार। आर्यन को रत्न मिल गया। तीनों पहाड़ियों के पीछे गुप्त स्थान पर एक विशाल द्वार था। ये द्वार किसी ने कभी न देखा हो, उतना बड़ा था। जब आर्यन ने रत्न को द्वार की ओर बढ़ाया तो द्वार खुल गया। उसके अंदर एक नई दुनिया थी। ये दुनिया शानदार थी। आकाश नीला था, हवा ताज़ी थी और सब कुछ चमकदार था। विशाल महल, सुंदर बाग, फव्वारे, सब कुछ। आर्यन को महल की ओर जाने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वह अंदर गया, महल के सभी दीवारें रोशन हो गईं। स्वागत है महाराज, एक आवाज सुनाई दी। आर्यन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो महल के एक कोने में खड़ा था। मैं कौन हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा। मैं अम्रवती का दूसरा महासचिव हूँ। मैं बहुत समय से यहाँ इंतजार कर रहा था कि कोई राजा आएगा, लेकिन मैं तो केवल एक यात्री हूँ, आर्यन ने कहा। नहीं, तुम राजा हो, महासचिव ने कहा। तुम्हारा रक्त अम्रवती के संस्थापक का है और अब यह साम्राज्य तुम्हारा है। महासचिव ने आर्यन को महल के चारों ओर दिखाया। वहां सोने के सिक्के थे, हीरे के आभूषण थे और बहुत सारी किताबें थीं जो अम्रवती के इतिहास के बारे में थीं। लेकिन आर्यन को इन चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह जानना चाहता था कि अम्रवती को नष्ट करने वाली काली शक्ति क्या थी। महासचिव की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम उस बारे में पूछ रहे हो? यह एक खतरनाक विषय है, लेकिन मुझे जानना चाहिए, आर्यन ने कहा। अध्याय 8, अंधकार की कहानी। महासचिव ने आर्यन को एक पुरानी किताब दी। किताब को खोलते ही आर्यन को महल की दीवारों पर दृश्य दिखने लगे। ये दृश्य अतीत के थे। हजारों साल पहले अम्रवती बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन एक भयानक काली शक्ति आई। इस शक्ति का नाम था खरा, अंधकार का देवता। खरा को अम्रवती की शक्ति की जानकारी थी। वह अम्रवती को नष्ट करना चाहता था। अम्रवती के सभी राजाओं ने खरा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन खरा इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे नहीं जीत सकता था। अंत में आर्यन के पूर्वजों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अम्रवती को गुप्त स्थान पर छिपाना तय किया और खरा को रोकने के लिए उन्होंने 3 शक्तिशाली जादुई बाधाएं बनाई, 3 पहाड़ियां। लेकिन खरा अभी भी दुनिया में था, कहीं छिपा हुआ, और यह माना जाता था कि एक दिन वह फिर से उठेगा। तो खरा अभी भी जीवित है? आर्यन ने पूछा। हाँ, महासचिव ने कहा। और अब जब तुम अम्रवती को जागृत कर दिया है तो खरा को इसकी जानकारी हो जाएगी। वह फिर से आने का प्रयास करेगा। आर्यन को डर लगा, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। मैं खरा के विरुद्ध लड़ूंगा, आर्यन ने कहा। मैं अम्रवती को बचाऊंगा। अध्याय 9, रहस्य के जवाब। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने अम्रवती के बारे में सब कुछ सीखा।
महासचिव ने उसे जादू सिखाया, इतिहास सिखाया और युद्ध कला सिखाए। आर्यन ने महल की पुरानी किताबों से पढ़ा कि खरा को कैसे हराया जा सकता है। किताबें कहती थीं कि खरा को केवल एक ही तरीके से हराया जा सकता है, अगर राजा अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़े और अपनी सभी शक्तियों को जागृत करे। लेकिन एक समस्या थी, खरा कहाँ था, कोई नहीं जानता था। एक रात आर्यन को फिर से सपना आया। इस बार उसका दादाजी उसके सपने में आया। बेटा, दादाजी ने कहा, खरा एक विशिष्ट स्थान पर बंद है, एक वर्जित पर्वत पर जो दुनिया के सबसे दूर के कोने में है। लेकिन वह पर्वत बहुत सुरक्षित है और वहां तक पहुंचना असंभव है। लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए, आर्यन ने कहा। हाँ, दादाजी ने कहा, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो, कई लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। जब आर्यन जाग गया तो वह समझ गया कि उसे अपने दोस्तों की आवश्यकता है। अध्याय 10, नई मित्रता। आर्यन अमरावती से बाहर निकला और एक नई यात्रा शुरू की। वह अपने साथ महासचिव को भी ले गया। रास्ते में आर्यन को कई लोग मिले। उनमें से कुछ थे एक तलवारबाज जिसका नाम था राज, एक जादूगर जिसका नाम था विष्णु और एक लड़की जिसका नाम था इला। इला बहुत साहसी थी। जब आर्यन ने उसे अपने मिशन के बारे में बताया तो वह तुरंत शामिल हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, इला ने कहा। मेरे माता पिता को खरा की शक्ति ने मार डाला था, मैं उसके विरुद्ध लड़ना चाहती हूँ। राज एक शक्तिशाली योद्धा था, उसकी तलवार बहुत प्रसिद्ध थी। मैं भी चलूंगा, राज ने कहा। न्याय के लिए लड़ना हर किसी का कर्तव्य है। विष्णु एक बुद्धिमान जादूगर था, उसे जादू के सभी राज पता थे। तुम्हें खरा को हराने के लिए जादू की आवश्यकता होगी, विष्णु ने कहा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस तरह आर्यन को एक टीम मिल गई। अध्याय 11, वर्जित पर्वत की खोज। पांचों लोग दुनिया के सबसे दूर के कोने की ओर बढ़ने लगे। ये यात्रा बहुत मुश्किल थी। रेगिस्तान में उन्हें शेर के झुंड का सामना करना पड़ा, जंगलों में उन्हें जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा, पहाड़ों में उन्हें बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम कभी हार नहीं मानी। प्रत्येक चुनौती के दौरान वे एक दूसरे की मदद करते थे। आर्यन ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित रखा। राज ने अपनी तलवार से उन्हें लड़ाइयों में जीत दिलाई। विष्णु ने अपने जादू से उन्हें बीमारियों और घातक मंत्रों से बचाया। इला ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें सही रास्ता दिखाया और महासचिव ने अपने ज्ञान से उन्हें सलाह दी। कई महीनों बाद वे एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे। ये पर्वत इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में छिपा हुआ था। ये वर्जित पर्वत था। पर्वत के चारों ओर एक अंधकार की दीवार थी। कोई भी उस दीवार को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन आर्यन की शक्ति से अलग था। मैं इस दीवार को तोड़ूंगा, आर्यन ने कहा। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसके शरीर से एक चमकदार प्रकाश निकला जो अंधकार की दीवार को तोड़ने लगा। दीवार टूट गई और वे सभी अंदर घुस गए। अध्याय 12, अंधकार का देवता। पर्वत के शिखर पर एक विशाल गुफा थी। गुफा के अंदर एक भयानक प्राणी बैठा था। ये खरा था, अंधकार का देवता। खरा बहुत विशाल था। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत तेज थे। अरे यात्री, खरा ने गरजते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें रोकने आया हूँ, आर्यन ने कहा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, खरा ने कहा। मैं अंधकार का देवता हूँ, मेरी शक्ति सीमित नहीं है, लेकिन मैं प्रकाश का पुत्र हूँ, आर्यन ने कहा। और प्रकाश सर्वदा अंधकार को हराता है। तब एक विशाल युद्ध शुरू हुआ। खरा ने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया। वह आर्यन को अपने काले जादू से चोटें पहुंचाने लगा, लेकिन राज ने अपनी तलवार से खरा के प्रहारों को रोका। विष्णु ने अपने जादू से खरा के काले मंत्रों को विरोध किया। इला ने अपनी बुद्धिमत्ता से खरा की कमजोरियों को खोज निकाला और महासचिव ने अपनी शक्ति से आर्यन को समर्थन दिया। युद्ध बहुत भीषण था, लेकिन धीरे धीरे आर्यन की टीम आगे बढ़ने लगी। अध्याय 13, अंतिम विजय। खरा का अंतिम प्रहार बहुत शक्तिशाली था। वह अपनी सभी शक्ति को एक विस्फोट में लगा दिया, लेकिन आर्यन को याद आया, पहले उसने सोचा था कि एक साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बात उसके लोग हैं। अब वह समझ गया कि उसकी वास्तविक शक्ति उसके दोस्तों से आती है। आर्यन ने अपने सभी दोस्तों को हाथ में हाथ मिलाने के लिए कहा। जैसे ही वे सभी मिलकर खड़े हुए, एक विशाल प्रकाश निकला। ये प्रकाश सभी लोगों की शक्ति को मिलाकर बनाया गया था। ये प्रकाश खरा के अंधकार को मिटा दिया। खरा चीख मारा और नष्ट हो गया। शांति अब हर जगह फैल गई। आकाश साफ हो गया और सूरज फिर से चमकने लगा। अध्याय 14, नई शुरुआत। खरा का अंत होने के बाद अमरावती पूरी तरह से जागृत हो गया। ये साम्राज्य अब सभी को दिखाई देने लगा। आर्यन को वापस अमरावती के महल में लाया गया, जहां उसे एक बहुत बड़ा समारोह में राज्य दिया गया।
हजारों लोग उसको देखने आए। लेकिन आर्यन एक साधारण राजा बनना चाहता था। उसने कानून बनाए कि सभी लोगों को बराबर अधिकार हों। उसने अपने महल के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। राज को वह सेना का प्रमुख बना दिया। विष्णु को उसने राज्य के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इला को उसने न्याय मंत्री बनाया। आर्यन की दादी माता अब गांव में रहती थी, लेकिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उनका पोता राजा बन गया था। समय के साथ अमरावती एक शांतिपूर्ण और समृद्ध साम्राज्य बन गया। इसके यहाँ शिक्षा के विद्यालय थे, चिकित्सा के अस्पताल थे और सभी के लिए भोजन था। अध्याय 15 शांति का समय। 5 साल बाद अमरावती में मेले का आयोजन किया गया। यह मेला दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। आर्यन ने अपने महल के सामने एक बहुत बड़ा बाग बनवाया था जहां सभी जातियों के लोग आ सकते थे। इस बाग में सुंदर फूल थे, पानी के सुंदर फव्वारे थे और संगीत की आवाजें थीं। आर्यन मेले में सभी लोगों से मिलता था, उन्हें सुनता था और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला आई। आर्यन को यह महिला परिचित लगी। वह उसकी दादी माता थीं। आर्यन बहुत खुश हो गया। उसने अपनी दादी माता को गले लगाया। दादी माता, आप यहाँ आई गईं? आर्यन ने खुशी से कहा। हाँ बेटा, दादी माता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपने पोते को देखना चाहा। मैं जानती थी कि तुम ये कर सकते हो। दादी माता, क्या आप मेरे पास यहाँ रहेंगी? आर्यन ने पूछा। हाँ बेटा, दादी माता ने कहा। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अध्याय 16 भविष्य की ओर। समय बीतता गया। आर्यन बड़ा होता गया और अमरावती बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। आर्यन को एक पत्नी मिली, एक सुंदर महिला जिसका नाम था लीला। लीला भी बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। आर्यन और लीला को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने देव रखा। देव को भी अपने पिता जैसी ही शक्तियां थीं, लेकिन अब खरा का कोई भय नहीं था क्योंकि अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया था। एक दिन जब देव बड़ा हो गया तो आर्यन ने उसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बेटा, एक राजा होने का मतलब यह नहीं है कि तुम शक्तिशाली हो। असली राजा वह है जो अपनी प्रजा के दिलों में राज्य करता है। तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, न्याय करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। देव ने अपने पिता की बातें मन में रख लीं। अध्याय 17 विरासत। साल दर साल अमरावती का विकास होता गया। आर्यन के राज्य में शिल्प बहुत विकसित हुआ। कारीगर सुंदर वस्तुएं बनाते थे। किसान अच्छी फसलें उगाते थे। व्यापारी दूर दूर के देशों से सामान लाते थे। राज्य में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई जहां सभी ज्ञान संरक्षित किया गया। ये लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। आर्यन के बारे में कहानियां फैल गईं। दूर दूर के देशों में लोग उसके बारे में सुनते थे, एक ऐसे राजा के बारे में जो जादूगर था, जो अंधकार को हराया था और जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। विदेशी राजा आर्यन से मैत्री करना चाहते थे। कई राज्य उसके साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन आर्यन कभी अपने सिद्धांतों से नहीं हटा। वह हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में रहा। अध्याय 18 परीक्षाएं और विजय। कई साल बाद एक और परीक्षा आई। एक पड़ोसी राजा को अमरावती की शक्ति से ईर्ष्या हो गई। उसने अमरावती पर हमला करने का योजना बनाया, लेकिन आर्यन को इसकी जानकारी था। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया। युद्ध बहुत भीषण था, लेकिन आर्यन की सेना विजयी रही। लेकिन आर्यन ने अपने दुश्मन राजा को मार नहीं डाला। इसकी बजाय उसने उससे शांति की बातचीत की। यदि तुम शांति चाहते हो तो मैं तुम्हें देता हूं, आर्यन ने कहा। मैं तुम्हारे राज्य में सहायता दूंगा। हम साथ में विकास कर सकते हैं। पड़ोसी राजा को आर्यन की बुद्धिमत्ता और सहानुभूति से प्रभावित हुआ। दोनों राज्य मैत्रीपूर्ण हो गए। शीघ्र ही कई राज्य आर्यन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। अध्याय 19 साधुता की राह। आर्यन अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह अभी भी सक्रिय और शक्तिशाली था। एक दिन आर्यन को एहसास हुआ कि उसके लिए राज्य को अपने बेटे देव को सौंपने का समय आ गया है। देव अब एक महान राजा बनने के लिए तैयार था। वह अपने पिता जितना ही बुद्धिमान और साहसी था। आर्यन ने एक विशाल समारोह में देव को राज्य दे दिया। हजारों लोग इस अवसर को देखने आए। मेरे बेटा, आर्यन ने देव से कहा, यह राज्य अब तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, ये राज्य सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारे लोगों का दिल है। तुम्हें हमेशा उनकी परवाह करनी चाहिए। देव ने अपने पिता को प्रणाम किया। अध्याय 20 शांति की यात्रा। राज्य को अपने बेटे को सौंपने के बाद आर्यन एक नई जीवन शैली चुनी। वह एक साधु की तरह जीवन जीने लगा। आर्यन पर्वतों में एक छोटी सी गुफा में रहने लगा। वहां वह ध्यान करता था और लोगों को शिक्षा देता था। बहुत से लोग आर्यन को अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने आते थे। आर्यन हमेशा उन्हें प्यार और धैर्य से जवाब देता था। आर्यन भैया, सफलता का रहस्य क्या है?
एक बार एक युवा ने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता का कोई रहस्य नहीं है बेटा। सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और हमेशा अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या असफलता आती है? दूसरे ने पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा, असफलता आती है, लेकिन असफलता ही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है। जब तुम असफल होते हो तो तुम सीखते हो। अध्याय 21, अनंत शांति। समय की यात्रा अपनी गति से चलती रही। आर्यन बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी दादी माता बहुत पहले ही चली गई थीं, लेकिन आर्यन को हमेशा उसकी कहानियां याद रहीं। एक दिन जब आर्यन बहुत बूढ़ा हो गया तो उसके दोस्त राज, विष्णु, एला और महासचिव सभी उससे मिलने आए। आर्यन, राज ने कहा, तुमने जो किया वह इतिहास में सदा के लिए रहेगा। तुमने अंधकार को हराया और प्रकाश लाया। नहीं मेरे दोस्त, आर्यन ने कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। तुम सभी ने मेरी मदद की। हम सभी मिलकर इस विजय को प्राप्त किए। एला ने कहा, तुम एक महान राजा थे आर्यन, लेकिन तुम एक महान इंसान भी थे। विष्णु ने कहा, तुम्हारी शिक्षाएं हमेशा लोगों को प्रेरित करेंगी। महासचिव, जो अब बहुत बूढ़ा हो गया था, ने कहा, मैंने बहुत समय तक अमरावती की प्रतीक्षा की, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम आए। तुमने मेरे सपनों को सच किया। एक रात जब आर्यन सोता था तो उसे एक सुंदर सपना आया। उसने अपनी दादी माता को देखा, अपने माता पिता को देखा और अपने दादाजी को देखा। तुमने अच्छा किया बेटा, उसके दादाजी ने कहा, तुम मेरे सभी अपेक्षाओं को पूरा किया। अब तुम विश्राम कर सकते हो। अध्याय 22, विरासत की यादें। आर्यन की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने विलाप किया, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं मरी। सदियों के बाद भी लोग आर्यन की कहानियां सुनते रहे। बच्चों को उसके बारे में पढ़ाया जाता था। कवियों ने उसके बारे में गीत रचे। इतिहासकारों ने उसके बारे में किताबें लिखीं। अमरावती एक महान साम्राज्य बना रहा। देव ने अपने पिता की परंपरा को जारी रखा, और देव के बाद उसके बेटे ने भी यही किया। 1000 साल बाद जब आर्यन के बारे में कोई पुरानी किताब खोजी गई तो उसमें लिखा था, आर्यन सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक सपने देखने वाला था। वह विश्वास करता था कि अंधकार को कभी भी प्रकाश से नहीं जीता जा सकता। नहीं, गलत, वह विश्वास करता था कि अंधकार को हमेशा प्रकाश से जीता जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विश्वास करता था कि एक साम्राज्य की असली शक्ति उसके राजा में नहीं बल्कि उसके लोगों में है। अध्याय 23, सदा जीवंत कहानी। समय के साथ आर्यन की कहानी एक किंवदंती बन गई। हर पीढ़ी को ये कहानी सिखाई जाती थी। माताएं अपने बेटों को सुलाते समय आर्यन की कहानी सुनाती थीं। दादा दादी अपने पोते पोतियों को ये कहानी बताते थे। लेकिन कहानी सिर्फ एक रोमांचक कथा नहीं थी, ये जीवन का एक सबक था। इससे सीखा जाता था कि पहला, साहस का महत्व, आर्यन ने अपने डर को जीता। दूसरा, मित्रता का महत्व, आर्यन अकेले सफल नहीं हो सकता था। तीसरा, न्याय का महत्व, आर्यन सदा सत्य के पक्ष में रहा। चौथा, विनम्रता का महत्व, आर्यन कभी अपनी सफलता पर गर्व नहीं करता था। पांचवां, सेवा का महत्व, आर्यन के जीवन का लक्ष्य अपनी प्रजा की सेवा करना था। अध्याय 24, सांस्कृतिक विरासत। अमरावती में आर्यन की स्मृति को सदा जीवंत रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष आर्यन के जन्मदिन पर एक महान मेला आयोजित किया जाता था। इस मेले में सभी वर्ग के लोग आते थे, राजा रानी से लेकर साधारण किसान तक। सभी एक साथ खाना खाते थे, संगीत सुनते थे और आर्यन की कहानियां सुनते थे। आर्यन के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया गया जहां हजारों छात्र पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला, साहित्य सब कुछ सिखाया जाता था। पुस्तकालय में आर्यन की सभी उपलब्धियों का रिकॉर्ड था। सोने की मूर्तियों में उसकी प्रतिमा थी। संगीत में उसके बारे में गीत थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आर्यन की शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित थीं। अध्याय 25, शाश्वत संदेश। अब तक 1000 साल बीत चुके हैं। दुनिया ने बहुत कुछ बदल दिया है। तकनीकें आई गई, सभ्यताएं बढ़ी गिरीं, लेकिन आर्यन की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्योंकि आर्यन की कहानी सिर्फ अमरावती के बारे में नहीं है, ये हर इंसान के बारे में है जो अपने स्वप्नों को पूरा करना चाहता है, जो अंधकार से लड़ना चाहता है, जो सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है। आज भी अगर कहीं कोई बालक या बालिका अपने भविष्य के बारे में चिंतित है तो उसे आर्यन की कहानी सुनाई जाती है और उसे प्रेरणा मिलती है कि वह भी अपने जीवन में महान काम कर सकता है। आर्यन की कहानी सिखाती है कि प्रत्येक इंसान में शक्ति होती है। प्रत्येक इंसान अपने जीवन में एक अंधकार से लड़ सकता है, चाहे वह अन्याय हो, गरीबी हो, बीमारी हो या कोई और समस्या। और जब हम एक साथ खड़े होते हैं, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती।
अध्याय 26 अंतिम संदेश। यदि हम आर्यन की कहानी को सारांश में बताएं तो ये सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं है। ये जीवन के रहस्यों को समझने की कहानी है। आर्यन के पास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति उसके दिल की थी। उसके दिल में अपनी प्रजा के लिए प्रेम था। उसके दिल में न्याय के लिए इच्छा थी। उसके दिल में सत्य के लिए प्रतिबद्धता थी। आर्यन ने सिखाया कि सच्चा राजा वह नहीं है जिसके पास शक्तिशाली हथियार हैं, बल्कि वह है जिसके पास अपनी प्रजा के दिलों में स्थान है। आर्यन ने सिखाया कि सच्चा विजय शत्रु को मारना नहीं है, बल्कि उसे अपना मित्र बना लेना है। आर्यन ने सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन और रत्न नहीं है, बल्कि अच्छे लोग और सच्चे दोस्त हैं। आर्यन ने सिखाया कि सच्ची शांति कभी आती नहीं, उसे हर दिन लड़ाई के माध्यम से बनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आर्यन ने सिखाया कि हर एक इंसान में महानता की क्षमता है। आपको बस अपने स्वप्न पर विश्वास करना है और सही लोगों के साथ खड़े होना है। समाप्ति। ये थी आर्यन की कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जो खोए हुए साम्राज्य को खोज निकाला। एक ऐसे राजा की कहानी जो अंधकार को हराया। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सदा सत्य के पक्ष में रहा। आर्यन की कहानी आपको बताती है कि जीवन एक रोमांचक यात्रा है, कभी आसान कभी मुश्किल, लेकिन हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। आर्यन की कहानी आपको बताती है कि आप अकेले नहीं हैं, हमेशा कोई ऐसा है जो आपकी मदद करना चाहता है। आर्यन की कहानी आपको बताती है कि आप भी महान काम कर सकते हैं। आपको बस आर्यन की तरह साहसी, बुद्धिमान और दयालु होना चाहिए। और याद रखिए, असली विजय तब होती है जब आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी दुनिया के लिए अच्छा कुछ करते हैं। यह है आर्यन की अनंत कहानी, जो कल भी सच थी, आज भी सच है और कल भी सच रहेगी। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।